जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या है क्लास 12th के केमिस्ट्री के लिए ये है। यानी क्लास 12th के इस बार जो जा रहे हैं पेपर देने बच्चे उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और नियम दोनों को क्या करेंगे संपूर्ण किताब से बच्चे इसमें क्या किया जाएगा आज के वीडियो में कि संपूर्ण किताब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और नियम और परिभाषाएं हैं सब आज आप लोगों को क्या किया जाएगा बताया जाएगा। देखिए बच्चा, ये सब जो प्रश्न हैं परिभाषाएं और नियम इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 3 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट आते हैं और इसी से रिलेटेड क्या हो जाते हैं MCQ क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप लोग क्या करिएगा ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं। पहले देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, इसके बाद देखा जाएगा महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहले क्या देखें महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए क्या है महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहला आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोलरता। मोलरता होता क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चा कि मोलरता होते क्या है। तो देखिए किसी विलयन के देखिए क्या कर रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में क्या कर रहा है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर होता है। यानी क्या कर रहा है कि जैसे कोई एक विलयन है, ठीक है बच्चा, जैसे इसमें क्या है कोई विलयन है तो विलयन कैसा होना चाहिए तो 1 लीटर विलयन में विलयन कितना होना चाहिए तो 1 लीटर विलयन। अब विलयन बना कैसे होगा बच्चा ये बताइएगा। पहले विलयन है तो ये बना कैसे होगा तो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। तो इसको नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में घुलित क्या चीज़ घोल दें विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या को क्या निकालते हैं स्मॉल n W/m, जहाँ स्मॉल w क्या है विलेय का द्रव्यमान होगा और स्मॉल m होगा विलेय का अणुभार। ये यानी विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं उस विलयन का मोलरता कहते हैं। यही है ना। तो देखिए क्या है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखना चाहते हैं, उदाहरण के माध्यम से क्या कर दिया जाए समझा दिया जाए। जैसे 0.2 मोलरता से तात्पर्य है कि देखिए क्या है 0.2 मोलरता से तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में क्या किया गया है घोला गया है। ये आपका क्या है इसका उदाहरण है। अब मोलरता का ये सूत्र पूछ रहा था बच्चा, तो मोलरता का जो सूत्र होता है क्या होता है देख लेते हैं कि मोलरता बराबर होगा क्या विलेय के मोलों की संख्या अब बटे में विलयन का आयतन किस में होगा तो लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं तो n से, और विलयन का आयतन है किस में करेंगे v से, यानी कैपिटल m बराबर n/v किस में होंगे तो लीटर में। या फिर m बराबर अभी बताए हैं कि विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल w/m, जहाँ स्मॉल w क्या है विलेय का द्रव्यमान और स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार। कैपिटल m बराबर हो जाएगा स्मॉल w m इंटू v किस में लीटर में। अगर लीटर को किस में चेंज कर दें ml में यानी मिलीलीटर में तो m बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w m इंटू v गुणे 1000 किस में हो जाएंगे तो बच्चा ml में हो जाते हैं। ये आपका क्या था मोलरता जो है इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है कि इसके सूत्र का भी आपको निगमन करना होगा। तो पूरा जब बताएंगे तो 2 नंबर या फिर 3 नंबर आपको
मिलेंगे। अगर फार्मूला याद रहेगा तो इससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल भी लग सकते हैं। तो ये तो हो गया। दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं, इसकी दूसरी क्या है, परिभाषाओं में ही देख रहे हैं तो दूसरी परिभाषा आता है, इसी से रिलेटेड होता है, वो होता है मोललता। देखिए मोललता क्या होती है, वो था मोलरता, ये है मोललता, यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, क्या करे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। देखिए क्या करे, किसी विलायक के, देखिए बच्चा, विलयन होता है, अब विलयन में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो इस बार हाई नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं। क्या करे कि 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो क्राइटेरिया क्या बन जाएंगी, विलयन बन जाएगा, और इसी विलयन में मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, विलयन का मोललता कहते हैं। यानी विलायक में क्या खुले हैं, विलेय के मोलों की संख्या। तो वही कह रहा है क्या, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक भी इसका मोल प्रति केजी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे, मोल प्रति केजी होता है। ये हो जाएंगे। देखिए मोललता का जो सूत्र होता है क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किस में है, तो केजी में। यानी स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, n/w। यहाँ पर जो कैपिटल W है वो क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, और n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और n बराबर होता क्या है, स्मॉल w/m। तो वही लिखेंगे क्या, m बराबर स्मॉल w m इंटू डब्लू केजी में, या फिर इसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w m इंटू डब्लू गुणे 1000। यहाँ पर कैपिटल M जो है वो क्या है, अणुभार है। तो ये देखिए बच्चा, आपको 2 चीज़ें मिली, क्या था, मोलरता और मोललता। दोनों को आप एकदम अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा, नहीं तो क्या होंगे, आपको डिस्टर्ब करेगा, जरूर आएगा, ये दोनों में से एक टॉपिक जरूर आते हैं। तो ये हो गए। अब चलते हैं अगले परिभाषा पर। देखिए बच्चा, अगला आपको मिलेगा क्या, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। देखिए मोल अंश को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या होता है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज क्या कहता है कि एक विलयन में, देखिए क्या कर रहा है कि एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल अंश, क्या कर रहा है, किसी घटक विशेष का। देखिए घटक कौन से हो सकते हैं, घटक में आपका विलेय और विलायक दोनों हो सकते हैं। यानी एक विलयन में किसी विलेय या फिर विलायक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसे ची, जो यक्ष ऐसे लिखे हैं इस बार मैंने, इसे ची से प्रदर्शित करते हैं, या इसे क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। यानी याद कर लीजिएगा बच्चा, जो घटक बोल रहा है तो वो घटक क्या है, विलेय भी हो सकता है या फिर विलायक भी हो सकते हैं, दोनों होंगे, कि एक बार विलेय का निकालेंगे और एक बार विलायक का निकालेंगे। तो वही क्या कर रहा है कि एक विलयन में किसी घटक में आपको बार बार बोल रहे हैं, विलेय और विलायक का मोल अंश उस विलेय या विलायक, घटक के जगह पर क्या लिख सकते हैं, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों यानी विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कह देते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यही होता है, घटक के मोलों की संख्या के बटे में क्या हो जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक पात्र है, इसमें 2 घटक हैं ए और बी, तो एक बार क्या निकालेंगे, एन ए निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, एन बी। एन का मतलब है मोलों की संख्या,
किसका, एक का, और एक निकालेंगे मोलों की संख्या तब। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये किसका हो जाएगा, विलयन का हो जाएगा ना बच्चा। विलयन के मोलों की संख्या होगा। विलयन के मोलों की संख्या को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी Na और Nb। और क्या कर रहा है कि एक घटक के मोल प्रभाज और फिर दूसरे का क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज, तो वो हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा कि एक घटक का मोल प्रभाज Ca या Ca बराबर क्या हो जाएगा, Na अपान के Na प्लस Nb, यानी विलय के मोलों की संख्या के बटे में विलयन का कह रहे हैं ना, तो विलयन की जगह पर क्या लिखेंगे, Na और Nb, क्योंकि दो घटक हैं और दोनों घटक को हम क्या मान लेते हैं, विलयन के मोलों की संख्या। इसी तरह B घटक का मोल प्रभाज अर्थात Gb बराबर क्या हो जाएगा, Nb बटे में Na प्लस Nb, यानी विलायक के मोलों की संख्या के बटे में क्या होगा, विलयन के मोलों की संख्या। ये आपका क्या हो जाएगा, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज इसी को कहते हैं। तो ध्यान से बच्चा पढ़ कर जाइएगा, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न परिभाषा पर। देखिए अगला परिभाषा क्या कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या है, उन्नयन बताना है। तो क्या होते हैं क्वथनांक में उन्नयन, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे या तो न्यूमेरिकल आएंगे या तो फिर परिभाषा, लेकिन बात हो रही है आज परिभाषा की, तो सिर्फ परिभाषा की ही बात किया जाए। अब वही न्यूमेरिकल के बारे में हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। क्या है कि अवाष्पशील विलय को क्या करें कि अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलय में घोलने पर इसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक का क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवाष्पशील विलय को, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक दो पदार्थ है, यहाँ पर दो गैलन हम रखे हैं, एक क्या है वाष्पशील है और एक क्या है अवाष्पशील है ना। जब देखिए ये वाष्पशील यानी जब ये खौलने लगे, यानी ये जब बढ़ने लगेगा, इसको ले आकर जब इसमें मिला देंगे तो इनमें कुछ क्या होगी, वृद्धि होगी। और वही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन। यानी वही कह रहा है क्या कि अवाष्पशील विलय को, जैसे दूध खौलता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उनकी क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वही कह रहा है क्या, अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलय में घोलने पर इसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक का क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। और इसे डेल्टा टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा टीबी से। अर्थात डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, जहाँ टीबी क्या है, वाष्पशील विलय है, और अवाष्पशील विलय का क्या हो जाएगा, तो या फिर लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू और बटे में कैपिटल डब्लू गुणे एम, ये हो जाते हैं। जहाँ पर देखिए अब सबका जो है, जहाँ डेल्टा टीबी नॉट क्या होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, टीबी जो है विलयन का क्वथनांक हो जाएगा, केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। ये तो तीनों हो गए। साथ में स्मॉल डब्लू जो होगा विलय का क्वथनांक, कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, और एम जो होगा क्या होगा, अणुभार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला जो लिखेंगे, अगला परिभाषा इसी से रिलेटेड, हिमांक में अवनमन। जब क्वथनांक की जैसे मोलरता आया तो मोललता आया, उसी तरह क्वथनांक आएगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, अवनमन भी आएंगे। तो क्या कर रहा है कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को, क्या कर रहा है, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी, क्या कर रहा है कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी
हिमांक में क्या कहलाती है, अवनमन कहलाती है। यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। यानी क्या है, हिमांक में कमी जो होते हैं विलेय की मात्रा के क्या हो जाते हैं, समानुपाती होता है। यानी विलेय की मात्रा जितना बढ़ेगी तो हिमांक भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो डेल्टा टी एफ। टी एफ का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। उसमें क्या था, टी बी था, तो टी बी यानी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट था, ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे में कैपिटल डब्लू गुणे एम। ये हो जाएंगे, जहाँ टी एफ नॉट बराबर क्या होगा, विलायक का हिमांक, और टी एफ जो है विलयन का हिमांक, और के एफ क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं अगली परिभाषा पर। देखिए अगली परिभाषा आपका क्या कह रहा है, परासरण दाब। इंपॉर्टेंट है बच्चा, परासरण दाब श्योर कर लीजिएगा। इसको छोड़ कर नहीं आना है कि परासरण दाब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं परासरण दाब को, कि शुद्ध विलायक क्या कर रहा है, कि शुद्ध विलायक तथा विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कर रहा है, शुद्ध विलायक तथा विलयनों की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर क्या होने लगता है, परासरण होने लगता है। परासरण की इस क्रिया को क्या, परासरण की इस क्रिया को विलयन पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है। क्या है, इस क्रिया को विलयन पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाकर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। देखिए परिभाषा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। तो वही क्या कर रहा है कि शुद्ध विलायक तथा विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण होने लगता है। यानी क्या होने लगता है, आर पार जाने लगते हैं। परासरण की इस क्रिया को विलयन पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब बराबर होता क्या है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। याद कर लीजिएगा बच्चा, विलायक का वाष्प दाब माइनस क्या लिखेंगे, विलयन का वाष्प दाब। ये हो जाते हैं। अब अगला जो है परिभाषा जो है विशिष्ट चालकता। क्या होती है विशिष्ट चालकता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा से। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे अगर लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, कप्पा। याद कर लीजिएगा, इसको कप्पा बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यानी विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू होता है क्या, 1/के रो जहाँ रो क्या है, विशिष्ट जो होता है प्रतिरोध है। या फिर के बराबर क्या होता है, चूंकि रो बराबर क्या होता है, RA/L, RA/L। चूंकि आर बराबर भी 1/C, यानी जो प्रतिरोध होता है उसकी सांद्रण के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, L/R × A। या फिर कप्पा इक्वल टू 1/R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, C। तो क्या लिख देंगे, C × L/A। याद कर लीजिएगा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जो है क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता और इसके सूत्र को। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर महो प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस प्रति मीटर होता है। याद कर लीजिएगा, इसके मात्रक को भूलिएगा मत, क्या, ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स या फिर महो प्रति सेंटीमीटर या फिर सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसके बाद देखिए मोलर चालकता है। अगली जो परिभाषा है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। क्या है? किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में क्या है बच्चा कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। और इसे लेमडा एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको इसे भी लिखते हैं बच्चा, लेमडा एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 गुणे कप्पा अपान के क्या? कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम क्या है? विलयन है और इसका मात्रक क्या हो जाता है? सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्या है? सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल इसका क्या होते हैं? मात्रक होता है। देखिए अगला जो है तुल्यांकी चालकता है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है बच्चा इसको। किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या करें? किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अथवा इसको किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में क्या है? किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। और इसे लेमडा ई क्यू यानी एक्वस से क्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तुल्यांकी चालकता लेमडा ई क्यू बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 अपान के सी। चूँकि सी बराबर क्या होता है? एन, तो जहाँ सी क्या है? सी जो है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, मात्रक क्या हो जाएंगे? सीमेंस मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चा अब अगला जो है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं यानी इसकी परिभाषा लिखी है। तो क्या कहेंगे? जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में क्या किया जाता है? रखा जाता है। यानी क्या कह रहा है कि स्वयं के, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कॉपर धातु है, तो इसी कॉपर धातु का क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। ये नहीं कि कॉपर धातु है और हम यहाँ पर सोडियम आयन का क्या करें? विलयन मिला दें, या फिर एल्युमिनियम आयन का क्या कर दें? मिला दें। ऐसा नहीं। जो धातु होगा उसी धातु का क्या होना चाहिए? आयन होने चाहिए, तभी तो ये टूटेगा। ऐसे ये क्या होगा? नहीं टूट सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए उसी आयन को क्या होते हैं? धातु के जो होते हैं आयन होने चाहिए। इसका विलयन कैसा होना चाहिए? उसी धातु के कैटेगरी की होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो धातु की पन्नी विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है? पत्ती, या चाहे पत्ती ही लिख लीजिएगा कि तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है? धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाती हैं। तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विलयन के ताप तथा धातु आयनों की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है, विलयन का ताप कैसा है, और धातु आयनों की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद देखिए अगली जो परिभाषा है आपकी मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए बच्चा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई ताप जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1 वायुमंडलीय दाब हो तो
इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं तो E0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या करें, यदि अर्ध शेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1 वायुमंडलीय दाब हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अगली परिभाषा पर। देखिए बच्चा, अगला जो परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि की क्या करना होता है, परिभाषा लिखना होता है बच्चा। तो इसमें क्या होते हैं, तो देखिए किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से, देखिए प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग नियम में उपस्थित, क्या कर रहा है कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग नियम में उपस्थित सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं की घात का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। यानी क्या कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग नियम में उपस्थित सभी अभिकारक को अणुओं की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अर्थात मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया क्या है, ये है, तो ये अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, के, ये ए हो जाएंगे बच्चा, यहाँ पर लिखा है ए और ये हो जाएगा बी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ए प्लस बी हो जाती हैं। यानी उसकी सांद्रताओं की घातों का क्या हो जाता है, योग के बराबर होता है। यानी इसकी जो सांद्रता होती है उसकी घातों के योग के बराबर होता है। इसी तरह आता है अगले क्रम में कि अभिक्रिया के वेग को बताइए। देखिए बच्चा, क्या पूछा है कि अभिक्रिया की वेग की परिभाषा दीजिए। तो क्या देंगे अभिक्रिया की वेग की परिभाषा, कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के, क्या है, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। यानी क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। यानी अभिक्रिया की वेग या दर बराबर क्या होता है कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बटे में परिवर्तन में लगा समय, अर्थात dx/dt समानुपाती क्या हो जाएगा, a के पावर a और b के पावर b। जो अभिक्रिया मान लेते हैं कोई दिया रहता है a और ये ऐसे दिया रहेगा, बराबर क्या बन जाते हैं, तो उत्पाद। तो इसकी जो अभिक्रियाओं की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन के बटे में लगा समय, तो क्या हो जाते हैं, ये उसकी अभिक्रिया का वेग। या जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, के, जहाँ के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यह हो गया। इसके बाद देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। देखिए अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे में H2 + Cl2, तो ये क्या हो जाते हैं, बराबर क्या हो जाएंगे, 2HCl। तो क्या है, इसकी देखिए कितने ले रहे हैं अणु, एक अणु इसके हैं तो एक अणु इसके, यानी दोनों के एक एक अणु मिलकर क्या बन गए हैं, तो 2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो इसी तरह क्या कहलाते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा इसी तरह आप लोग दीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चा क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तरों
इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में क्या होते हैं, भरे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षा में क्या होते हैं, भरे जाते हैं, जिस कारण ये क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व यस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी के क्रम में आता है कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहेंगे बच्चे, तो देखिए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 अर्थात F कक्षक में भरा जाता है। किसमें भरा जाए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाह्य 3 कोष अर्थात n-2F, n-1D तथा ns कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अतः इन तत्वों को क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यानी एफ, डी और यस जो होता है कक्षक क्या हो जाते हैं, अपूर्ण होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखिए बच्चा, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, क्या है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा दीजिए। तो देखिए लैंथेनाइडों में लॉरेंशियम से ल्यूटीनियम, यानी क्या करें, लैंथेनम से ल्यूटीशियम, लैंथेनाइड में क्या होते हैं, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्या हो जाती है, कमी होती है। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन का मतलब घटना बढ़ना, यानी सिकुड़ जाना। तो वही कह रहे हैं क्या कि जो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के परमाणु क्रमांक जब बढ़ते हैं तो उनकी परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में क्या होने लगती हैं, कमी होने लगती हैं, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। परमाणु त्रिज्याओं के मानों में यह नियमित कमी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। परमाणु त्रिज्याओं के मानों में यह नियमित कभी नहीं होती है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, श्योर है ये आएगा। लिगेंड की परिभाषा हर साल पूछता है। क्या है कि उपसह संयोजक यौगिक में क्या कर रहे हैं कि उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधा जुड़ा हुआ वह आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, प्रदान करता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड जो होता है लुईस क्षार की भांति क्या करता है, कार्य करता है। यानी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो सीधा जुड़ा हुआ वह आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देता है, प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे CuNH4 का होल क्या हो जाते हैं, टेट्रा हो जाए के पावर 2 आयन। तो देखिए यहाँ पर जो है अमोनिया है ना, तो अमोनिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबको दे देता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म में इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास, यानी इन चारों के पास क्या है, जो है नाइट्रोजन के पास 2 क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं, क्योंकि इसके पास 5 होते हैं तो 3 तो हाइड्रोजन को दे दिया, अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सभी के पास बचा है, तो वो किसको दे रहा है, अभिक्रिया कर रहा है तो केंद्रीय परमाणु के साथ, जिस कारण ये क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। देखिए बच्चा अगला जो प्रश्न है उपसंयोजन संख्या कि क्या करना है, परिभाषा देना है। तो क्या होता है उपसंयोजन संख्या, तो लिखेंगे क्या, किसी उपसंयोजक यौगिक में, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु हो या फिर आयन हो, लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाता है, क्या बनाता है, जितने उपसंयोजक बंध बनाता है वह उस धातु या आयन की क्या कहलाती है, उपसंयोजक संख्या या फिर
समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि किसी उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजक क्या बनाता है, आबंध बनाता है या फिर बंध बनाता है, वह उस धातु या आयन की क्या कहलाती है, संयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या कहलाती है। यही है ना बच्चा। तो देखिए क्या होता है उपसंयोजक संख्या कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, उपसंयोजक संख्या का जो सूत्र होता है लिगेंड की दंतुकता अगुणे लिगेंडों की संख्या। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, जैसे में COBr ब्रैकेट में NH3 ब्रैकेट क्लोज 5SO4। तो उपसंयोजक परिसर कितना है, तो एक तो डबल धनायन है और दूसरा क्या है, आयनिक परिसर क्या हो जाएंगे, ऋण आयन हो जाएंगे। तो लिगेंड की दंतुकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए समन्वय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, लिगेंडों की क्या दंतुकता अगुणे लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंडों की दंतुकता कितनी है, 1। लिगेंडों की दंतुकता कितनी हो गई, 1। और लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो अतः यहाँ CO यानी कोबाल्ट ट्रिपल प्लस की समन्वय संख्या क्या है, +6 है। यही बताना रहता है बच्चा, इसी को क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। तो अब देखिए बच्चा, ये जितने भी थे सब क्या थे, फर्स्ट पार्ट के जितने भी परिभाषाएं, जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा थी वो हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको देख लिया जाए, जिसमें आपका पहला ये आता है क्या, SN1 अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। देखिए बच्चा ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर साल कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या होता है। तो देखिए क्या होते हैं SN1 अभिक्रिया, कि इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण क्या है, इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणु वो भी कौन सा होता है, तो एल्किल हैलाइड समूह होते हैं। यानी RH, जहाँ R क्या है, एल्किल समूह है, और X जो है हाइड्रोजन परमाणु है, यानी हाइड्रोजन समूह है। तो क्या हो जाएंगे, केवल एक अणु, जिसमें क्या लिख सकते हैं, RH अणु भाग लेते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर करता है, तो एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर। अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी SN1 अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया निम्न 2 पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती है। इनका प्रथम पद क्या होता है, मंद होता है, जबकि द्वितीय पद जो ही आता है ये क्या हो जाते हैं, तीव्रता से संपन्न हो जाती हैं। तो देखिए क्या होते SN1 अभिक्रिया में, जैसे प्रथम पद में क्या होंगे, एल्किल हैलाइड है ना, जहाँ R क्या है बच्चा, एल्किल समूह है, और X जो है हाइड्रोजन समूह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी ये कि बना लेता है एल्किल आयन बना लेता है, और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयन। जब इसका जो है एल्किल का हाइड्रोजनी समूह यानी एल्कोहलिक से क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये तीव्रता से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर R++ OH- जो होता है तीव्रता से करता है, तो क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है, यानी ROH। तो ये क्या होते हैं SN1 अभिक्रिया का बच्चा जो परिभाषा आएगा लिखने के लिए, तो आप लोगों को इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर लगभग 3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड आता है, जब SN1 आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, SN2 अभिक्रिया जरूर होती है। तो देखिए SN2 अभिक्रिया क्या होती है, कि इन अभिक्रियाओं में क्या है, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी यानी क्या है, RH यानी एल्किल हैलाइड तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही यानी क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी दोनों की सांद्रता पर यह क्या कर देगा, निर्भर करता है। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया होती है बच्चा, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और ये अभिक्रिया एक ही पद में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। देखिएगा याद करने का ट्रिक है कि SN1 अभिक्रिया है तो 2 पद में, और SN2 अभिक्रिया है तो क्या हो जा रही है, एक ही पद में संपन्न हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्रियाकारी जो है
एल्किल हैलाइड इसमें भी है, SN1 अभिक्रिया में भी क्या था है। लेकिन यहाँ पर क्या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर कर देता है। उसमें क्या करता था, सिर्फ एक ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, जबकि इसमें दोनों पर। इसलिए SN2 अभिक्रिया क्या द्वितीय कोटि हो जाती है, जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या हो जाती है, वो SN1। देखिए बच्चा, अगला जो आपका प्रश्न कह रहा है क्या, DDT। देखिए DD की परिभाषा पूछता है या फिर टिप्पणी दे देता है, यह हर साल पूछता है। DDT किसे कहते हैं, इसके रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर इसका पूरा नाम बताइए, या फिर इसकी संरचना सूत्र बताइए, ये सब पूछता है। तो देखिए बच्चा, DDT होते क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम जो होता है क्या है, डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। नाम याद कर लीजिएगा बच्चा, DDT। तो क्या डी का मतलब, एक डी का मतलब क्या होगा, डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। यह जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। क्या है ये, जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसके अवशेष वातावरण में क्या है, रहते हैं। देखिए जैव अपघट्य पदार्थ तो नहीं है, लेकिन इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो वातावरण में रहते हैं। और इसका लंबा प्रभाव घातक हो सकता है, और इसका जो प्रभाव होता है अगर ज़्यादा देर तक रह जाए तो क्या हो जाते हैं, घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत विषैला होता है, और यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत घातक होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए बच्चा, इसका जैसे यहाँ पर लिखे हैं डाईक्लोरो, तो पहले 2 क्लोरो है तो डाईक्लोरो हो गया, फिर डाईफेनिल, ये फेनिल समूह है, ये फेनिल ही है, तो कितने फेनिल है, तो 2, तो डाईक्लोरो डाईफेनिल। इसके बाद देखिए क्या दिया है, ट्राईक्लोरो, यानी 3 क्या है, क्लोरीन हो गए। इसके बाद एथेन, तो 1 और 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं, तो क्या हो जाएंगे, एथेन। यानी इसका जो संरचना आता है, पूछ देता है कि DDT की संरचना बताइए, तो सीधी सी बात है, पहले तो 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो, और कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएंगे, एथेन। ये इसकी क्या है, संरचना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संरचना है, इसको जरूर पढ़िएगा। अब चलते हैं अगले परिभाषा पर। तो अगली परिभाषा आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों। पहले एक को देख लिया जाएगा तभी ना दूसरा देखा जाएगा। ये है फ्रेयान। फ्रेयान किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा कि फ्रेयान किसे कहते हैं। तो क्या होते हैं फ्रेयान, तो मेथेन और एथेन के, देखिए मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। देखिए फ्रेयान कहते हैं, यानी क्या कह रहा है कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान एक निरावेशी, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। फ्रेयान 12 का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक यानी AC, रेफ्रिजरेटर जो होता है वातानुकूलक, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्रिज में एक प्रशीतक के रूप में, तथा एरोसॉल का प्रणोदक में किया जाता है। अर्थात देख लीजिए बच्चा, फ्रेयान का जो सिंपल सी परिभाषा अगर कहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है आपका कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, यानी हार्मोन्स की परिभाषा दीजिए। तो ये शरीर में क्या है कि हार्मोन्स ये शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है। क्या है ये, कि ये शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है, जिनके कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक कार्य हैं। ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं, वहाँ से ये लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त की धारा द्वारा पहुँचाए जाते हैं। यानी ये जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पर ये क्या होती हैं, पहुँचाया जाता है। यानी जिनको ये ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके द्वारा पहुँचेंगी, तो कोशिकाओं में तो रहती हैं, साथ में ये कहाँ पहुँचेंगी, रक्त की धारा द्वारा वहाँ पर पहुँच जाती हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर हार्मोन्स के निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ हार्मोन्सों के नाम है स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स तथा एमिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है सब इम्पोर्टेंट है। तो वही कह रहा है क्या
कि ये शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है जिनके कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक कार्य हैं। ये ज़्यादातर देर तक नहीं निकलते, सिर्फ 10 ज़्यादा ये रिलीज नहीं होती है, थोड़ी सी ही मात्रा में क्या करते हैं, शरीर की जो क्रियात्मक कार्य है उसको संपन्न करा देते हैं। अब देखिए बच्चा, अगला जो आपकी परिभाषा है वो है कि प्रोटीन किसे कहते हैं, यानी प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। प्रोटीन क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है, यानी प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु पाए जाते हैं। ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यानी शरीर में जो भी विकास होती है वो किसके कारण होती है, तो प्रोटीन के कारण वृद्धि भी होती है तथा शरीर के रख रखाव के लिए भी आवश्यक है। इनका अणु भार सामान्यतः 10,000 से अधिक होता है, यानी इनका अणु भार जो होता है सामान्यतः कितना होता है, तो 10,000 से अधिक होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, यानी अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की जो है आधारभूत इकाई है। ये वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता से पाई जाती है। दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा आदि जंतु प्रोटीन के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। देखिए प्रोटीन के कुछ मुख्य जो स्रोत हैं वो है दूध है, दही है, पनीर, मांस, अंडा आदि क्या हैं, ये सब में पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद इसमें भी पाए जाते हैं, जैसे दाल हुआ, अनाज, मटर, फली, मूंगफली और सोयाबीन। फल जो होते हैं मूंगफली और सोयाबीन वनस्पति प्रोटीन के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। यानी ये किससे पाए जाते हैं, तो वनस्पतियों से पाए जाने वाले मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद देखिए बच्चा आता है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में क्या कर रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यानी क्या है, प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होते हैं जिसका निर्माण प्रोटीन एवं उच्च जैविकीय महत्व के न्यूक्लिक अम्ल के प्राकृतिक बहुलक से होता है। किससे होता है, तो जैविक महत्व के न्यूक्लिक अम्ल के प्राकृतिक बहुलक से होता है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के क्या होते हैं, फास्फोरस के जटिल यौगिक हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के क्या है, जटिल यौगिक हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं तथा आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं, तो आनुवंशिक यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के 3 मूल घटक होते हैं, जिसमें पहला है पेंटोस शर्करा, दूसरा है कार्बनिक क्षारक तथा तीसरा है फास्फेट समूह। ये क्या थे, न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल के 3 मूल घटक अगर पूछेगा एग्जाम में तो पेंटोस शर्करा, कार्बनिक क्षारक तथा फास्फेट समूह होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चा, अगला जो आपका परिभाषा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, क्या कह रहा है, सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन, अथवा देखिए सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन अथवा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर क्या करते हैं, जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जिनमें कम से कम असममित कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधी 1 होता है तथा इनका सरलतम सूत्र जो होता है CH2O होता है। अतः कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CX ब्रैकेट में H2O इंटू Y, यानी Y क्या है, इसके ब्रैकेट के बाद जैसे CH2O है तो CX H2O ब्रैकेट क्लोज Y होता है। ये हो गए। इसके बाद बच्चा देखिए इस चैप्टर से आपके पूरे संपूर्ण बुक से जो भी परिभाषाएं जो भी इम्पोर्टेंट हैं
वो आखिरी परिभाषा ये है कि एंजाइम किसे कहते हैं। तो देखिए एंजाइम शब्द जर्मन के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? एंजाइम शब्द जर्मन के दो शब्दों से मिलकर बना है। ईएन का मतलब होता है इन एवं जाइमेस का मतलब होता है खमीर, यही है, यानी इन खमीर। चूंकि एंजाइम को सर्वप्रथम खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था, यानी एंजाइम को कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था, अतः इन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम को विकर या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी ये क्या है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? विशिष्ट उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चा, जितने भी हम इम्पोर्टेंट था महत्वपूर्ण परिभाषाएं सब हमने क्या किया, आप लोगों को बता दिया। इस पूरे संपूर्ण किताब से हमने क्या किया, पूरे परिभाषा जो थी सब बता दिए। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण नियम को। देखिए बच्चा, अब क्या करेंगे, देखेंगे महत्वपूर्ण नियम, जिसमें ही पहला आपका नियम आ जाता है कि 1/2 गुणांक का नियम क्या है। 1/2 गुणांक के नियम को समझाइए, क्या होते हैं, तो ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के विलयन के, क्या कर रहा है, किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण धर्म के प्रेक्षित मान तथा समान सांद्रता वाले विद्युत अनअपघट्य के विलयन के लिए अणुसंख्य गुण धर्म के परिकलित मान के अनुपात को क्या कहते हैं? 1/2 गुणांक कहते हैं। 1/2 गुणांक कहते हैं, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है और इनके रासायनिक गुणों से पूर्णतया स्वतंत्र है। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान, यानी जो हम प्रेक्षित मान निकाल रहे हैं, और समान सांद्रता वाले विद्युत अनअपघट्य के विलयन के लिए अणुसंख्य गुणधर्म के परिकलित मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं? 1/2 गुणांक कहा जाता है, जो विलय के अणुओं की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है और उनके रासायनिक गुणों से पूर्णतया स्वतंत्र है। इसे स्मॉल आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अतः स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा? वियोजन के बाद अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे में वियोजन से पूर्व अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। ये क्या है? ये जब पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला नियम देखते हैं क्या है, राउल्ट का नियम। देखिए अगला है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको तुम श्योर कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम कि फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रेसियस मार्टे राउल्ट ने, क्या है? फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रेसियस मार्टे राउल्ट ने 1886 में विलयनों के लिए एक मात्रात्मक दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या दिया? एक मात्रात्मक दिया, जिसे क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, क्या है? इस नियम के अनुसार क्या होगा? किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील, क्या है? किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, क्या है? किसी निश्चित ताप निश्चित होने चाहिए, पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयनों में उसके मोल प्रभाज के क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं। अतः यदि अवयव ए तथा बी के मोल प्रभाज क्रमशः ची ए तथा ची बी हो, तो राउल्ट के नियमानुसार अवयव ए के लिए क्या करेंगे? अवयव ए का आंशिक दाब जो है समानुपाती किसके हो जाता है? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो पी ए समानुपाती क्या हो जाएगा? ची ए, या फिर पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू ची ए, जहाँ पी ए नॉट क्या है? एक स्थिरांक है, यानी नियतांक है। उसी तरह अवयव बी के लिए भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अवयव बी के लिए अवयव बी का आंशिक दाब यानी पी बी समानुपाती ची बी, या पी बी बराबर क्या होगा? पी नॉट बी इंटू ची बी। ये ची जो लिख रहे हैं ना, ची जो होता है इस मोल प्रभाज इससे डिनोट करते हैं। अभी बताए भी हैं मोलरता में, अरे मोल प्रभाज में, यदि विलयनों का कुल वाष्प दाब क्या हो जाए? पी हो, तो
तो विलयनों का अगर कुल द्रव्यमान P हो जाए तो पी ए प्लस पी बी, अर्थात पी ए का मान पी ए नॉट इंटू ची ए प्लस पी बी नॉट ची बी, ये आपका टोटल जो होता है राउल्ट के नियम का ये पूरा सूत्र जो है पूरा प्रूव करिएगा तब आपको मिलेंगे नंबर। इसके बाद आता है हेनरी का नियम। देखिए बच्चा, हेनरी का नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होते हैं हेनरी के नियम, इसको भी देख लिया जाए। देखिए बच्चा, हेनरी का नियम क्या कहलाता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। यानी क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी P उस विलयन में उपस्थित गैस के क्या हो जाता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात जो गैस का जो आंशिक दाब मान लेते हैं P है, समानुपाती क्या हो जाएगा, गैस के मोल प्रभाज के क्या हो जाते हैं, समानुपाती। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, जिस नियतांक को हम क्या मान लेते हैं, के एच या P बराबर के एच। ये मोल प्रभाज है ना, तो किसके लिए है, तो विलयन के लिए तो N प्लस कैपिटल N, जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब दोनों के बारे में बता देते हैं। के एच क्या होगा, हेनरी नियतांक है, P जो है वाष्प दाब है, स्मॉल n क्या है, विलय के मूल प्रभाज, और कैपिटल N जो है विलायक के मूल प्रभाज है। ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चा, अगला जो नियम है कोलराउस का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलराउस का नियम लिखिए। तो कोलराउस का नियम क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्य की, देखिए क्या कर रहे हैं कोलराउस का नियम, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लेमडा एम अनंत, इसको लेमडा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होता है। यानी धनायन और ऋणायन, तो यह क्या कार्य कर रहे हैं कि लेमडा एम अनंत बराबर क्या हो जाएगा, धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर हो जाते हैं। यानी n प्लस लेमडा अनंत प्लस n माइनस लेमडा अनंत, ये क्या हो जाते हैं, धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। सीधी सी बात है। तो क्या कह देंगे, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लेमडा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होता है। यानी लेमडा अनंत को किसे हो सकता है, क्या है, लेमडा अनंत को क्या लिखेंगे, मोलर चालकता। n प्लस जो है वियोजन के पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या है, और n माइनस जो होगा वियोजन के पश्चात प्राप्त ऋणायनों की संख्या। देखिए, इसे कोलराउस का आयन के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी दोनों हो सकते हैं, या तो ऋणायन भी हो सकता है या फिर धनायन हो सकते हैं। इसके बाद है, देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम। इसके दो नियम है। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम जो होते हैं, दो नियम है बच्चा, दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। जिसमें है क्या है, फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम। माइकल फैराडे ने क्या करें कि माइकल फैराडे ने सन 1833 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया और प्राप्त परिणामों को दो नियमों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। यानी दो नियम क्या कर दिया, इन्होंने दे दिया। जिसमें प्रथम नियम है फैराडे के प्रथम नियम, यानी फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहिए या फिर फैराडे का प्रथम नियम, दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के क्या हो जाते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी W समानुपाती क्या हो जाएगा, Q, और Q समानुपाती किसके होते हैं, तो I इंटू टी, या W बराबर जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ZIT, जहाँ Z क्या है, समानुपाती स्थिरांक है तथा इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर क्या होता है, E/96,500 फैराडे,
अर्थात डब्लू बराबर क्या हो जाएगा ई अपान के 96,500 IT। इसको एकदम बच्चा पढ़ लीजिएगा। ये आपका नियम यहाँ पर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप इतना बढ़ाइएगा नीचे। आपका ZIT होता है, क्योंकि जो मात्रा है पदार्थ की वो किसके बराबर हो जाता है, आवेश के समानुपाती होता है। तो ये हो गए। और इनके द्वितीय नियम किसके, तो फैराडे के द्वितीय नियम को भी देखा जाए। देखिए दूसरा है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। इसके अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यानी क्या करें, इसके अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। अर्थात W1 बराबर क्या हो जाएगा Z1 IT और W2 बराबर क्या हो जाएगा Z2 IT। तो दोनों का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो W1 अपान के W2 बराबर Z1 अपान के Z2 IT से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। यानी जो उसका जो भार है वो किसके हो जाते हैं, तो रासायनिक तुल्यांक के क्या हो गया, समानुपाती हो गया ना बच्चा। ये तो W1 अपान के W2 बराबर जेड का वैल्यू अभी बताए थे ई अपान के 96,500 IT लिखे हैं। जेड बराबर क्या लिखे हैं, ई अपान के 96,500। तो E1 हो जाएगा, जब W1 बराबर क्या लिख देंगे, E1 अपान के 96,500, E2 बराबर 96,500, 96,500 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो W1 अपान के W2 बराबर हो जाएगा E1 अपान के E2। ये हो गया। तब आप लिख सकते हैं क्या कि अतः किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके रासायनिक भार E के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। यानी तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी E समानुपाती Z या E बराबर F इंटू Z या E बराबर 96,500 गुणे Z। F का क्या है वैल्यू जो होती है 96,500 फैराडे होता है। ये हो गया। देखिए बच्चा, इसके बाद जो आता है आपका महत्वपूर्ण नियम वो है नर्स समीकरण। नर्स समीकरण किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समीकरण है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कहते हैं नर्स समीकरण को, कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नर्स समीकरण कहलाती है। समझ रहे बच्चा, कि इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। क्या होते हैं कि जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नर्स के अनुसार किसी ताप कैपिटल T पर धातु इलेक्ट्रोड यानी M अपान के M धनायन, यानी M क्या है, धातु है तो धातु आयन के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता M धनायन में निम्नलिखित संबंध होता है। यानी E बराबर E0 माइनस 2.303 अपान के NF/RT लाग बेस्टेन 1 अपान के M आयन। आयन में क्या होंगे, धनायन होंगे। ये क्या है, नर्स समीकरण का सूत्र होता है। इसको जरूर पढ़ देख लीजिएगा। समीकरण ही आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण है। जहाँ R क्या है, गैस नियतांक, T जो है परम ताप, F जो है फैराडे नियतांक और N जो है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा M धनायन जो है यानी आयन है, विलयन में धातु की सक्रियता है कि वो कितने सक्रिय हैं। और इसके बाद देखिए बच्चा, आर्हीनियस समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के वेग, क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को दर्शाने के लिए क्या है, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को दर्शाने के लिए रसायनज्ञ J.H. वांट हाफ ने एक समीकरण प्रस्तावित किया जिसका भौतिक सत्यापन तथा प्रतिपादन स्वीडन के रसायनज्ञ आर्हीनियस ने किया। इस समीकरण को आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। यानी K बराबर AE के पावर
माइनस ई ए बटे में आर टी। यही क्या है, आर्हेनियस समीकरण है, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक, ए जो है पूर्व चार घातांकी गुणांक अथवा आवृत्ति गुणांक होता है, यहाँ पर ए है। ई ए जो होता है संकीर्ण ऊर्जा, जिसको जूल प्रति मोल में, आर जो है गैस नियतांक, और टी क्या है, परम ताप। तो बच्चा ये जितने भी थे आपके इम्पोर्टेंट जो परिभाषा और नियम, सब हमने क्या किया, संपूर्ण बुक से आपको बता दिए। जो जो भी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण नियम और परिभाषा थे, सब हमने क्या किया है, बता दिया है। और भी हम केमिस्ट्री के जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, महत्वपूर्ण परीक्षण, ये सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।